नमस्कार दोस्तों, कोचिंग घर की बाय अनुराग सर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित चीज़ें, क्योंकि यूपीएसआई का कई लोगों ने फॉर्म भर दिया है और कब से कह रहे थे कि सर इसको पढ़ाइए। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि इसको पढ़ाना, तो फिर से मैं शुरू करने वाला हूँ इस सीरीज़ को। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, यदि आप लूसेंट से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी नंबर बाहर से जाने वाला नहीं है। ठीक है, मैं समझा के पढ़ाऊँगा, बहुत जल्दबाजी और हड़बड़ी में नहीं, बिल्कुल धीरे धीरे, कि ऐसे नहीं किताब पढ़ाई जा रही हो। आप समझते चलिए, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलिए। देखिए, भारतीय संविधान का विकास में संक्षिप्त। देखिए दोस्तों, पहले तो आप हिस्ट्री में पढ़ाएं प्लासी का युद्ध, तो अभी नहीं बताएंगे कि हम कैसे क्या युद्ध है, वो सब चीज़ें। अभी संविधान पढ़ रहे हैं, सिर्फ संविधान के दृष्टिकोण से देखेंगे। ठीक है, तो 1757 प्लासी का युद्ध, अंग्रेज़ों की विजय होती। 1757 प्लासी का युद्ध अंग्रेज़ों की वास्तविक विजय का कारण नहीं था, क्योंकि ये छल से जीता गया एक युद्ध था। अंग्रेज़ों को ये पता था कि 1757 का जो था वो छल से जीता है, और कहीं ना कहीं को ये भी विश्वास भी, कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके बाद जब 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ जीत जाते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाता है, और इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो क्या करने लगते हैं, मतलब कि धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमाते हैं। उधर मुग़ल और मराठों का पतन शुरू हो जाता है, और इधर मतलब कंपनी का धीरे धीरे विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मुग़ल और मराठे धीरे धीरे पतन के कारण नीचे तरफ जाने लगते हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। ठीक है, अब क्या हो गया, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का जो युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेज़ों की वास्तविक विजय थी। कैसी थी? वास्तविक विजय थी। ठीक है, ये वास्तविक विजय का भूमिका के कारण थी। ठीक है, ये तो मतलब छल से जीता गया युद्ध था। ठीक है, और जब वास्तविक कोई चीज़ विजय होती तो रियल में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ये हर चीज़ पे आप जान सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज़ों द्वारा जीत, जब अंग्रेज़ों ने 2 युद्ध लड़े लगातार। ठीक है, जब 2 युद्ध लड़ने के बाद जब कंपनी को पैसे की ज़रूरत, देखिए कोई भी युद्ध होती है तो उसके बाद क्षतिपूर्ति भी होती है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नुकसान होता है और कहीं ना कहीं दिक्कत होती, तो अब कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी। और कंपनी को पैसे कैसे, कहाँ से मिले? तो कंपनी को पैसे के लिए आज मान लीजिए कि रिलायंस को पैसे की ज़रूरत होती, तो क्या भारत सरकार से ही पैसे प्राप्त करेगी, और कहीं से पैसे नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक है, तो वैसे उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, तो वो कहाँ गए? अपने देश की सरकार से पैसे मांगने, रानी के पास, या सरकार भी कह सकते हैं आप। तो जब पैसे की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पर इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा गया। ठीक है, कि अब तो इनको मतलब पैसे की ज़रूरत है, और उन्होंने जो पैसे मांगे उससे उम्मीद से 1.5 गुना ज़्यादा पैसे मिले, ऐसा। तो जब इस पे ज़्यादा उम्मीद से कोई चीज़ ज़्यादा मिलती है तो उस पर कुछ ना कुछ पीछे उसकी भूमिका, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद को भी ये समझ में आ गया था कि ये कंपनी इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकती, 2 युद्ध जीत सकती, तो भविष्य में हमारे लिए भी खतरा हो जाएगा। और वहीं से इन लोगों ने क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने कंपनी पे, मतलब ब्रिटिश संसद ने मतलब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ठीक है, समय समय पर कुछ पॉलिसियां लाएं। और ठीक है, तो वही क्या हो गया, नियंत्रण स्थापित करने के लिए तो उनको किस नाम से जाना? रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखना, यह कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट, ये ऐसा एक्ट होते थे उस समय, जाते थे कि भारतीयों के लिए सुधार के लिए एक्ट लाए जाते थे उस समय। ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कंपनी अपना स्वार्थ, और मतलब ब्रिटिश सरकार अपना स्वार्थ सिद्ध करती थी कंपनी के माध्यम से। ठीक है, इस अधिनियम में मतलब क्या हो गया, देखिए बात समझिएगा। ठीक है, नियमित रूप से संसदीय कार नियंत्रण प्रणाली स्थापित हो गई। ठीक, कंपनी में के शासन पर कौन? संसदीय कार प्रणाली स्थापित हो गई। आपको लगता है बेस्ट, मतलब पूरा लगे तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, और इसी से क्या हो गया, अर्थात कंपनी के शासन में संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। ठीक है, इसी के में पहली बार प्रशासनिक एवं राजनीतिक मान्यता मिल गई। क्यों? मतलब कंपनी को क्या मिल गया, अब पहले तक व्यापार ही करती थी, लेकिन अब प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों पर कार्य कर सकती है, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। मतलब अब कंपनी को कौन उधर से, केंद्र से, मतलब कंपनी को डीलिंग किसके? ब्रिटिश संसद के द्वारा हो गई। विशेषता क्या थी? अब देखिए, इस समय क्या कर दिया गया है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। देखिए कैसे, क्या बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल पद दे दिया गया, जिसमें से मुंबई जो और मद्रासी अलग अलग दो, मतलब अंग्रेजों के कंपनी के अधिपत्य थे, तो उनको भी कहाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ला दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें से 4 सदस्य। अब क्या, कंपनी ने 4 सदस्य मतलब नियुक्त कर दिया, और सत्ता का मतलब संयुक्त रूप से वो सब उपयोग करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आता है, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में, ठीक है,
1700, ठीक है, 74 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई, उच्च न्यायालय की स्थापना कर गई, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य, यही वर्तमान की सुप्रीम। तो क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पहले इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखना इम्पे थे, इतना याद रखना, ठीक है। चैम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, ये 3 लोग बनाए गए, ठीक है। उसके बाद अब क्या कर दिया कि जब ब्रिटिश सरकार को पता था कि कर्मचारी जो हैं वो वेतन पे काम कर रहे हैं, तो निजी व्यापार पे नहीं कर सकते, जो भी कंपनी के तहत ही व्यापार करेंगे, अपना पर्सनल व्यापार, और भारतीय लोगों पे ना तो उपहार लेंगे ना तो रिश्वत लेने पर, दोनों पे प्रतिबंध लगा दिया कि उपहार भी आप किसी भारतीय सरकार, क्योंकि ये सब चीज़ें रोकी गई। जैसे आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं, ये नहीं कि आप ठेकेदारी भी कर रहे हैं, तो वो बात अलग है कि आप अलग से पार्ट टाइम कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन सरकार की नज़र में आप वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। उसके इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, का नियंत्रण करने के लिए सख्त हो गया, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियंत्रण हो गया। इसी में क्या हो गया कि भारत में एक राजस्व एवं नागरिक एवं सैन्य मामलों की जानकारी देनी थी। अब देखिए, कंपनी को क्या भारत में जो राजस्व आता था उसको क्या ब्रिटिश संसद में बताना, नागरिकों के बारे में बताना होता था, सैन्य मामलों में जो खर्च होता था उसको भी बताना था, ठीक है। इसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1771, देखो ये सेटलमेंट नाम ही से ही, इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो पुराना वाला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उस पर रेगुलेटिंग करना, ठीक है। इस पर क्या नए नए प्रावधान लाए गए कि क्या हो गया, अब कानून बनाने का अधिकार हो गया। रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए जो पहले वाले से प्रावधान किया गया कि इस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल और बिहार में सीधे विधि कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखो इसमें क्या हो गया, दोहरे शासन की शुरुआत की गई। अब इसमें क्या होगा, 2 तरीके से बोर्ड ऑफ दोहरा शासन, याद रखना कैसा दोहरा शासन था, जिसमें से 2 तरीके से था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया, ठीक है। डायरेक्टर का काम क्या था, व्यापार संबंधित काम करता डायरेक्टर व्यापार संबंधित काम करता था और कंट्रोलर क्या राजनीतिक मामलों को देखते थे। बात समझ में आ गई कि नहीं, यहीं से हो गया, अलग अलग चीज़ें हो गई, 2 बॉडियाँ अलग से हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, यह एक्ट बहुत ही बुरा था भारतीयों के लिए, देखा जाए तो यह क्या हो गया, अब जो पैसा अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट पे करती थी, जो व्यक्तियों को नियुक्त करती थी, लेकिन अब क्या हो गया, नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों कर्मचारियों का वेतन भत्ता अब भारत के राजस्व निधि से ही दिया जाने की व्यवस्था कर दी गई। ये सबसे बुरा में से एक है, ठीक है। याद आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो 1793 का चार्टर अधिनियम। अब देखते हैं 1893 का चार्टर अधिनियम, इसकी मुख्य विशेषताएं देखिए। इस पे क्या हो गया, पूर्वी क्षेत्रों से कुछ क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए छूट दी गई। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब कंपनी के तहत ही जितना व्यापार होगा, किसने, कंपनी के तहत, ठीक है। चीन के साथ व्यापार, जो मतलब पूर्वी क्षेत्र में चाय के व्यापार 20 वर्षों तक एकाधिकार रहा और कुछ सीमा तक ब्रिटिश सरकार ने फिर इसको मेंटेन कर लिया, ठीक है। अब देखिए कैसे आगे देखेंगे। इस अधिनियम के तहत मुख्य विशेषता था, कंपनी ने अधिकार मतलब लेटर पर 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। जैसे क्या हो गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और साथ ही कंपनी के साथ व्यापार करने का एकाधिकार भी छीन लिया गया, ठीक है। किंतु चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ क्या, चाय के व्यापार के 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा, ठीक है। कुछ अधिनियम के साथ ब्रिटिश सरकार अब इसमें क्या हो गया, 13 के समय इन लोगों ने ईसाई धर्म का ज़्यादा प्रचार करने लगे, ठीक है। इसी के समय अगला देखते हैं 1833 का, ठीक है, चार्टर अधिनियम। देखिए दोस्तों, ये 1833 याद रखना, यहीं पे ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जब ईसाई धर्म का प्रचार हुआ तो हिंदू धर्म की कुछ कुरीतियों के बारे में मतलब इसी के समय सती प्रथा जैसे मतलब कानून बनाए गए ब्रिटिश संसद की सरकार के द्वारा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हो गया, इस पे भारतीय मतलब धार्मिक मामलों पर भी हस्तक्षेप हो गया, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल ऐसे लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, ठीक है। और मुंबई मद्रास जो विधि निर्माण के मतलब शक्तियाँ थी वो वापस ले ली गई। गवर्नर जनरल के परिषद में विधि बनाने के लिए सदस्य चुन लिए गए कि वही अपने हिसाब से। और याद रखना, यहीं पे क्या हो गया, दासों के विरुद्ध मतलब अवैध घोषित कर दिया, कोई ये नहीं रखेगा कि मतलब बंधुआ मजदूरी ये सब का इसी समय शुरुआत हुआ। देखिए कैसे इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी कि उसके द्वारा कंपनी के व्यापार का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। अभी कंपनी के एकाधिकार पूर्ण जो 20 साल तक के लिए पूर्वी देशों में चाय का व्यापार था तो वो भी पूरी तरीके से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत में शासन करना ही रह गया। बात समझ में आ गई। और बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का, ठीक है। मुंबई और मद्रास में
विधि निर्माण की शक्तियाँ वापस ले ली गई। जो अलग अलग से कानून बनाते थे उसको क्या कर दिया गया, अलग ले लिया गया। ठीक है, और याद रखना इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि, याद रखना विधि के सदस्यों के लिए चौथे सदस्य के रूप में एक व्यक्ति होगा जो कानून बनाएगा। ठीक है, इसके लिए दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया, वही हो गया। ठीक है, और याद रखना इसको उन्मूलन कर दिया गया क्या, 1843 में। ठीक है, इसी के तहत धारा अधिनियम के तहत मतलब पद ग्रहण करने पर किसी व्यक्ति को धर्म जन्म के आधार पे ये सब भेदभाव अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, कि ये नहीं कि इस धर्म का व्यक्ति है तो यही काम करेगा, इस धर्म का है तो ये। ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण अधिकार प्रदान किए गए। ठीक है, बात समझ में आ गई। और इसी समय एक बजट की रूपरेखा तैयार की, जो खर्च का विवरण एक प्रकार से यहीं पे हो गया। ठीक है, बाद और विधि आयोग के सदस्य की नियुक्ति की गई और 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का मतलब एक कानून का सिस्टम बना दिया गया। ठीक है, अब आता है 1853 का चैप्टर। इसकी मुख्य विशेषताओं में से देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसी में पहली बार परीक्षाओं का आयोजन किया गया। ठीक है, मैकाले की समिति बनी। ठीक है, अंग्रेजी को ज़्यादा महत्व दिया गया और इसमें क्या हो गया, मतलब प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग अलग से मंत्रिपरिषद, विधि निर्माता अलग हो जाएंगे। ठीक है, और गवर्नर के जनरल में विधि के लिए प्रशासनिक कार्य जो अलग कर दिए गए और उनसे क्या हो गया, 6 सदस्य जोड़ दिए गए। ठीक है, पहले 4 थे जो चौथे थे। इसके बाद देखिए इस अधिनियम की मुख्य विशेषता था कि इस अधिनियम के तहत ठीक है सेवाओं में नामजदगी सिद्धांत को समाप्त कर दिया। मतलब ये नहीं होगा कि आप पिताजी करते हैं तो आप भी उन्हीं के पद पे वही पद। इसी के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर नियुक्ति करने लगे और 1854 में मैकाले की समिति नियुक्त की और इस अधिनियम के अंग्रेजी को प्रमुख बनाया। ठीक है, विधि और प्रशासनिक कार्यों के लिए याद रखना यहीं से लॉर्ड डलहौजी की नई नीतियों के कारण हुआ। ठीक है, और याद रखना विधि परिषद के लिए कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, और 6 परिषदों को जोड़कर उन्हें मतलब विधान परिषद कहा गया। ठीक है, 1858 याद रखना ये यहाँ पर पूर्णतः अब क्या हो गया, रानी की सत्ता या तो ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः नियंत्रण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार के हाथ में भारत की सत्ता चली गई और यहाँ पर क्या हो गया, और 15 सदस्यीय कमेटी मतलब यहाँ पे मंत्रिमंडल का जिक्र दिया गया जिसमें से मतलब निर्देशक मंडल अलग थे, ये सब अलग थे। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया, यही सब मेन थे। सचिव जैसे, सेक्रेटरी जैसे मतलब राज्य के लिए नियुक्त किए गए। अब देख लेते हैं इसको। इस अधिनियम के तहत भारत के शासन में कंपनी को लेकर ब्रिटिश हाथों में क्राउन पे हाथ चला गया। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। वही मतलब मंत्रिपरिषद, पहली बार मंत्रिपरिषद का एक सिस्टम यहीं से हुआ था। 15 सदस्यों में भारतीय मंत्रिपरिषद का सृजन किया जिसमें 8 ब्रिटिश सरकार के थे और 50 सदस्य कंपनी के द्वारा। देखो जब पहली बार 1857 की क्रांति के बाद जब मतलब पूरी तरीके से क्राउन के हाथ में शासन हो गया तो देखिए सरकार ने अपने पास एक पद अधिक बना के रखा क्योंकि 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के थे, 7 कंपनी के थे। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यही मंत्रिपरिषद का सृजन, कुल सदस्य कितने थे, 15 थे। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं। और इस पर क्या होगा, ब्रिटिश सरकार ने सीधा नियंत्रण कर दिया और मुगल में बादशाह जो बहादुर शाह ठीक है थे उनको क्या कर दिया, रंगून निर्वासित कर दिया गया। बात समझ में आ गई। उनके चारों पुत्रों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, इस मामले में ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट का पद का समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। भारत में संचालन के लिए विधि के लिए देखो भारत सरकार में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश मंत्रिपरिषद में एक सदस्य के रूप में सेक्रेटरी, ठीक है, ये देख रहे हो भारत का सेक्रेटरी जो कैबिनेट सेक्रेटरी का पद यहीं से बनने के लिए, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों में ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था और सारे प्रशासनिक कार्य के लिए क्या ब्रिटेन और भारत में प्रशासन के लिए संपूर्ण नियंत्रण करता था। ठीक है, और उसी का वाक्य अंतिम होता था, वह नीतियों के विषय में हो या विवरणों के विषय में कुछ भी हो। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। ठीक है, और पहले वायसराय बनने वाले व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और याद रखना कई बार पेपर में पूछा जाता सीधे सीधे अंतिम, ठीक है, गवर्नर जनरल और पहले वायसराय तो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, यह याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 1861 कहते हैं, बस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें अलग अलग विभागीय मतलब मंत्रिमंडल जो बना था उसके लिए क्या मतलब विभाग बना दिए गए और कभी कभी गवर्नर जनरल की परिषद को अध्यादेश जैसे कानून बनाने के लिए मतलब व्यवस्था प्रदान की गई। यहीं पे क्या हो गया, हर चीज़ का अपना एक विभाग बनाने के लिए। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया और विभागीय प्रणाली, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। ठीक है, पहली बार अध्यादेश जैसे शक्तियाँ प्रदान कर दी गई। ठीक है, और ये 6 महीने
की अवधि होती थी अध्यादेश वाले, ठीक है। बंगाल, बिहार, पश्चिमी से पंजाब तक के मतलब परिषदें स्थापित कर दी गई, ठीक है। और इतना इंपॉर्टेंट है। और 1862 लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, 3 भारतीयों में से कौन कौन शामिल किए गए, तो बनारस के राजा, ठीक है, और पटियाला के राजा और सर दिनकर राव मंत्रिपरिषद में, ठीक है। बात समझ में आ गई कि अब इसके बाद 1873 में इस अधिनियम के लिए कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब जो कंपनी थी औपचारिक रूप से पूर्णतः क्या कर दी गई, भंग कर दी गई। याद रखें कभी कभी पेपर में, तो 1885 में कांग्रेस बनी थी, उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से बनी, ठीक है। शाही अधिनियम के तहत, इसके तहत क्या हो गया, केंद्रीय कारणों के लिए मतलब जो नियुक्ति पद थे तो उसमें क्या मतलब एक तरीके से रानी के रूप में जो पद दिए जाते थे, केसरे हिंद, ठीक है, नाइटहुड की उपाधि, तो ये सब क्या हो गया 1876 में से। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय कार्यप्रणाली में 6वें सदस्य की नियुक्ति की गई और लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। बात समझ में आ गया। और विक्टोरिया के तहत ही सामग्री की घोषित की गई। उसके बाद अगला देख सकते हैं 1892 में, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, इस अधिनियम की मौजूद अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू की और बजट जैसे बहस मुद्दों पर प्रश्न पूछने की शक्तियाँ दी गई, ठीक है। कब, 1892 में भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म, याद रखना। पृथक निर्वाचन यहीं से हुआ। मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोट देंगे, हिंदुओं के लिए हिंदू वोट देंगे। पहली बार एक पृथक निर्वाचन की शुरुआत होती है। बात सांप्रदायिक मतलब जो शक्तियां अलग अलग से बटने लगती हैं, ठीक है। पहली बार मुस्लिम समुदाय में पृथक चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई और भारत शासन अधिनियम में पहली बार विधायिका को निर्वाचित, इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन को वैधता दी गई, ठीक है। ये देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन, और सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसमें से क्या होगा, भारत में सचिव के रूप में गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। बस इतना ही याद रखना। पृथक निर्वाचन आप याद रखना, विधि के निर्माण के लिए आपको लगता है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। और याद रखना ये अलग से चैम्बर्स किया गया, ठीक है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म, भारत के ये थे मार्ले मिंटो, ठीक है। मार्ले इंग्लैंड से थे, सचिव के रूप में आए थे, मिंटो वायसराय के रूप में। 1909 में द्वैत शासन, याद रखना मेन द्वैत शासन है। देखिए इसमें क्या हो गया, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत हुई और यहीं पे क्या हो गया, राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद हुआ, राज्य विधान परिषद हुआ, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा जैसे मतलब चीज़ें हो गई। तब विधान परिषद का टेन्योर कितना होता था, 3 साल, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और विधानसभा का टेन्योर 3 साल होता था, विधान परिषद का टेन्योर 5 साल होता था, ठीक है। और चुनाव जैसी प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायक की व्यवस्था की गई और इसी में चुनाव होते हैं और यहीं पर एक पार्लियामेंट के रूप में आती है, ठीक है। अब देखिए कैसे मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड सुधार के लिए मुख्य विशेषता, केंद्र में द्वैत शासन विधायिका स्थापित की गई, प्रथम राज्य परिषद और दूसरी विधानसभा, ठीक है। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई, 60। कई बार पेपर, तो राज्य परिषद के सदस्यों के 60, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे जिनका टेन्योर 5 वर्ष होता था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 नहीं थी, जिसमें से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था। सिर्फ एक अंतर था, बजट की स्वीकृति आज भी विधानसभा के पास दी गई, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली में परिवर्तन किया गया, ठीक है। और इसके जनक किसको, कॉर्टियस उसको माना गया, ठीक है। कई बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और इसके अनुसार 2 उपवर्गों में हो गया, आरक्षित वर्ग और स्थानांतरित वर्ग। मतलब आरक्षित मतलब क्या, एक प्रकार से रिजर्व कोटे से, और नॉर्मल। आरक्षित वर्ग में कौन कौन से हो जाता था, देखिए वित्त, भूमि, अकाल सहायता, पेंशनर, ये सब क्या, समाचार पत्र, हस्तांतरित पुस्तकालय, संग्रहालय, ये सब क्या, सहायता, सार्वजनिक नापतौल, ये सब चीज़ें आपके उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके बाद आरक्षित वर्गों के लिए परिषद के रूप में आगे भारत शासन अधिनियम के एक्ट में समाप्त कर दिया जाता है इसको, ठीक है। अगला लिखिए मॉन्टेस्क्यू चैमफोर्ड भारत शासन अधिनियम 1919 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, ये याद रखना, ये याद रखना, नहीं तो याद रखना। भारत शासन अधिनियम 1935, याद रखना दोस्तों। लोग कहते हैं 2/3 आज भी संविधान में असर भारत शासन, मतलब 66% भाग आज भी हमारे संविधान का
भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे 2/3 संविधान, वही आज भी हमारे संविधान में, ठीक है। अब इससे पहले जब हमने अपना संविधान नहीं बनाया था तो हमारे जो कानून व्यवस्था होते थे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही लागू किए जाते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब देखिएगा, 1935 में अधिनियम में 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ प्रमुख विशेषता थी अखिल भारतीय संघ के लिए। देखिए अब कैसे अखिल भारतीय संघ के लिए। और याद रखना, द्वैध शासन यहीं पे समाप्त कर दिया गया, लेकिन याद रखना कि सेंट्रल में नहीं, ये कहाँ पे, केवल राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करने का अंत कर दिया गया था, ठीक है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसके लिए 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर के द्वारा रियासतों के मिलकर आते थे, जो स्वेच्छा से अपने रूप से रियासतों को ऐच्छिक रूप से, अब लगता है रियासतों को अपने प्रतिनिधि भेजें या चाहे ना भेजें। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और प्रांतीय स्वायत्तता, इस अधिनियम के तहत देखो, इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में ये द्वैध शासन की स्थापना रखी गई विधायिका के केंद्र में, ठीक है। इसके बीच में अब इसी के तहत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आप देखते हैं, ठीक है। ये देखिए भाई, परिसंघ सूची, ठीक है। परिसंघ सूची में कौन कौन से विषय होते थे परिसंघ सूची में, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाता है, विदेशी कार्य, करेंसी नोट, ये सब क्या केंद्र सरकार के। प्रांतों में क्या हो जाता था, याद रखना, पुलिस, कानून व्यवस्था जो आज भी दी गई है, ठीक है, वर्तमान में दिल्ली सरकार से छीन ली गई है फिर से, ठीक है। याद रखना व्यवस्था प्रांतों में गवर्नर को ज़्यादा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज़्यादा, उपराज्यपाल को ज़्यादा शक्ति है। समवर्ती सूची में क्या हो जाता था, दंड कानून। याद रखना, समवर्ती सूची परिसंघ के रूप में, समक्ष के रूप में समवर्ती सूची में कुछ विषय दंड विधि की प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया और विवाह और के संबंध में ऊपर उल्लेख के रूप में रहते थे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अवशिष्ट शक्तियाँ और शक्ति के वायसराय के हाथ में हो गई। संघीय शासन की व्यवस्थाएं से देख लेते हैं। इसके तहत क्या हो गया, अधिकार प्रत क्षेत्र में प्रांतों में और रियासतों का विस्तार किया गया, और इसमें से क्या, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय में अंतिम शक्तियों जो काउंसिल लंदन में समाप्त कर दी गई। ब्रिटिश संसद को सर्वोच्चता दी गई, आज भी संसद सर्वोच्च हमारी बॉडी मानी जाती। वैसे भारत परिषद का अंत कर दिया गया, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार कर दिया गया, क्योंकि भारत के तो जाति, मजदूरी, ये सब बेल पे ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना का अभाव था, जब जवाहरलाल नेहरू ने बाद में इसको जोड़ा था, ठीक है। और याद है यहीं पे क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है। भारत शासन अधिनियम में उड़ीसा एक अलग उत्कल दिवस के लिए 1 अप्रैल को मनाते हैं ना, उत्कल दिवस के लिए। और याद यहीं से बर्मा को भारत का था तो अलग कर दिया गया, नेपिटा राजधानी के रूप में उभर के आया था, ठीक है। और मुद्रा साख नियंत्रण के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इसके बाद और इससे 10% जनसंख्या को ही मत का अधिकार मिलता था, ठीक है। बात समझ में, हर किसी को 10 लाख की आबादी पे 1 सदस्य हुआ था। अब देखिए 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, याद है, इस अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान 2 देश हो जाते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? और सबसे बड़ी बात कि 2 राज्य बन जाते हैं, ठीक है। और देखिए पहले ब्रिटिश सरकार ने 4 जुलाई 1947 में, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव पारित किया, जिसमें 18 जुलाई 1947 में स्वीकृति हो गई, ठीक है। जिसमें अधिनियम के 20 धाराएं शामिल थी, ठीक है। इसमें 2 अधिराज्य की स्थापना हुई। देखो 15 अगस्त 1947 भारत पाकिस्तान 2, ठीक है, अधिराज्य के रूप में बन के आए। और ठीक है, इसी से क्या, जिसमें से भारत एवं पाकिस्तान 2 अधिराज्यों के लिए एक गवर्नर जनरल ही होंगे, ठीक है। एक गवर्नर जनरल होंगे, इनकी नियुक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही की जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? जबकि संविधान निर्माण ये नहीं कर सकते थे, ठीक, अपने हिसाब से संविधान का निर्माण इनको खुद करना था। इसके बाद हो जाएगा इम्पोर्टेंट, देशी रियासतों को ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया, और उनको इम्पोर्टेंट था, आप जिसमें चाहें तो भारत में मिलना हो तो भारत में मिले, और पाकिस्तान में, ठीक है, डोमिनियन स्टेट्स के रूप में दे दिया गया, ठीक है। बलूचिस्तान, ये देखिएगा पूर्वोत्तर। अब इतना ही रखते हैं दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा एक वीडियो में, ठीक है। और इसी के तहत 1947 में जनमत संग्रह के आधार पर देखिए
मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। जनमत संग्रह के आधार पर, याद रखना, ठीक है, रियासतों को मिलाने की बात की गई, ठीक है, जूनागढ़ के जनमत संग्रह के आधार पर, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई। और जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, मतलब इन्होंने क्या कर दिया, मिलने से मना कर दिया, क्योंकि अलग देश बनाना चाहते थे। बाद में जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो वर्तमान में भाग के कहाँ से आए, भारत सरकार और राजा हरिश्चंद्र ने, मतलब राजा हरि सिंह ने आकर यहाँ पे विलय पत्र पे साइन कर दिए गए। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। मेरे में बैटरी भी कम बची, कल दूसरा पार्ट में ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, आप याद करिएगा, देखिए कहानी की तरह मैंने सुनाया है, वैसे सुन लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जितना आता है एग्ज़ाम में उतना ही पढ़ाया है मैंने। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।